जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने वास्तविक संख्या के बेसिक कंसेप्ट के बारे में अध्ययन किया था, बेसिक बातें बताई थी और साथ ही में हमने प्रश्नावली 1.1 के एक क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। आज उसी क्रम को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और वास्तविक संख्या को प्रश्नावली को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को देखा नहीं है तो सबसे पहले जाए प्रीवियस लेक्चर को देखें और उसके बाद यहाँ आए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों, वास्तविक संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिक बातों को अध्ययन कर दिया, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व भी कर लिया है सर। तो अब बात है कि तीसरी क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन यानी 156 का आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो सबसे बड़ी बात है कि फिर से वही बात है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, आपको जानकारी है। अभाज्य संख्या के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं। अगर अब आप अभाज्य संख्या नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मुश्किलात होगा आपको सॉल्व करने में प्रश्न। तो देखिए 156 है, इसका आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड अगर करना है आपको तो किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। किससे डिवाइड करने वाले हैं, 2 से। 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, अगर आपसे 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो सबसे पहले जो होता है यूनिट जो डिजिट होती है, अगर यूनिट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 50। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप एकदम इत्मीनान के साथ जैसे बचपन में करते तो वैसे भाग करके करें। तो भाग करके करेंगे तो 2 सतह कितना होगा, 14 होगा, 1 होगा, 6 होगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा, या 16 आ जाएगा तो 78 आ जाएगा। अब 78 को फिर से 2 से चेक करेंगे, 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको जो यूनिट डिजिट है बस उसी को देखना है। तो यूनिट डिजिट अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो 2 से डिविजिबल है, नहीं तो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 से डिवाइड करते हैं फिर से, तो 2 3 से कितना होगा, 6 होगा, 2 9 से कितना होगा, 18। अब देखो जो यूनिट डिजिट है अब 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अब 2 से डिविजिबल नहीं है। और अभाज्य संख्या की अगर बात करें, अभाज्य संख्या की, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जो होता है, अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो केवल और केवल 2 संख्या से डिविजिबल, यानी खुद से हो और 1 से हो। जो 1 से और खुद से डिविजिबल है उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो यहाँ देखिए क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 70, ये सारी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या। जब भी हमें अभाज्य गुणनखंड करना है तो आपको इन्हीं संख्या का प्रयोग करना है, इनके अलावा किसी भी संख्या का प्रयोग नहीं करना। 2 से आपने डिविजिबल किया, कर दिया। अब 2 के बाद किससे चेक करना है, 3 से। 3 से डिविजिबल है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, जितने भी यूनिट है सबको ऐड कर दो। 3 और 9 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 जो है 3 से अगर डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 या कितना होगा, 3 30। उसके बाद किससे करने वाला है, 13 से। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो गुणनखंड होगा आपका 2 जो है 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 3 और 30। यह इसका अभाज्य। अगर इसका घात पूछे थे, कहते अभाज्य गुणनखंडों का घात बताइए, तो अभाज्य गुणनखंडों का अगर घात पूछ दे, कहते बता दो भाई घात क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंडों का घात कहते हैं कि इसकी पावर 2 है, इसका घात कितना 1 है, इसका घात कितना 1 है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ये भी बहुत बार अक्सर, यानी हर बार एक मान के चलते हैं कि हाई स्कूल के बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछने को आता है कि अभाज्य गुणनखंडों के घात बताइए। तो आशा कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इसका भी आप क्या करना, अभाज्य गुणनखंड करना है 3825 का। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो फिर से वही वाली बात है कि डिवाइड किससे होगा। तो डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो चेक करनी है कि देखो यूनिट डिजिट जो है 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है। अब ऐड करते हैं 5 to 7, 7 और 8 कितना होगा, 15, 15 3 कितना होगा, 18। देखो अभाज्य संख्या से ही प्रयोग कर रहा है वो, 2 3 5 7 11 13, ये सारी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या। इन्हीं संख्या से हमें डिवाइड करना है। तो 2 से होगा नहीं तो 3 से चेक करेंगे, तो 3 से करते हैं डिवाइड। तो 3 से डिवाइड करें, 3 1 या 3 होगा,
3 2 जा कितना होगा 6, कितना बचेगा 2, तो 2 देखो 2 बचेगा, तो 2 का 2 2 2 कितना हो जाएगा 22, 2 है पीछे 2 है, कितना हो जाएगा 3 का टेबल पढ़ेंगे 21, 1 होगा और 1 और 5 कितना 15 होगा, 15 1 है बचेगा, इसके बचे 5 है, कितना फिर से कितना होगा 5, फिर ऐड करते देखिए 5 7 12 12 12 कितना होगा 12 और 3 कितना होगा 15। अब 3 से फिर से होगा 3 4 से कितना होगा 12। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते तो बार बार आप भाग करके करें, गलत नहीं करना, बस पहले आप स्लो चले और जब एक बार चीजें आपको समझ में आने लगेंगी तो आप स्पीड आपकी अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। तो पहले आपको क्या करना, अगर आप 3 से ऐसे डायरेक्ट भाग नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करें, इत्मीनान के साथ जैसे 3 से डिवाइड करो, ऐसे 3 4 जा कितना होगा 12, 7 लिखो, 3 2 जा कितना होगा 6, 1 3 5 जा कितना होगा 15। इत्मीनान के साथ जैसे करते हैं वैसे करते रहे, ज्यादा झंझट नहीं पालना है। कितना होगा 425, फिर ऐड करेंगे देखिए कितना आएगा 5 2 7 4 11। अब 2 से 3 से डिवाइड नहीं होगा, अगर 3 से नहीं होगा तो अब किससे चेक करने वाले हैं, 4 से चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, हमें केवल अभाज्य संख्या का ही प्रयोग करना है। तो 5 से डिवाइड करने वाले हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 से कितना होगा 40, 5 5 से कितना होगा 85। फिर देखिए अगर यूनिट डिजिट 0 और 5 हो तो 5 से डिवाइड होगा, यूनिट डिजिट अगर 0 और 5 हो तो 5 से डिवाइड होगा। तो यूनिट देखिए 5 है, 5 से करेंगे, फिर से 5 1 5 5 से 35, 17 से करेंगे कितना होगा 1। अब यहाँ से क्या करेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड कितना होने वाला है, तो 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 पे पावर कितना होगा 2, 5 कितनी बार है 2 बार, तो 5 पे पावर कितना होगा 2, 17 कितनी बार है 1 टाइम। और अगर इसके भी घात पूछेंगे तो आप बता देंगे 2 2 4 है कि कितना हो जाएगा 5, इसके घात कितने हुए 5। आशा कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसको आप क्या कर लेंगे, होमवर्क में करके आएंगे, इसको आप खुद से कर लेंगे, डू योर सेल्फ, सेम तरीका है। हाँ देखिए क्वेश्चन आ गया, कह रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, फार्मूला भी है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो देखिए यहाँ पे 26 का हमें करना है गुणनखंड और 91 का करना है गुणनखंड। सब लोग ध्यान से देखिए 26 का हमको करना है गुणनखंड और 91 को गुणन, आराम से देखते रहिए। 26 का हमें गुणनखंड करना है तो 2 से डिवाइड होगा 13 आएगा और 13 से होगा 1 आएगा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2 into 13। और देखिए आपको 91 का करेंगे डिवाइड, 91 से 7 से डिवाइड होगा 13 आएगा 1 आएगा, 7 और 13। अब हमें करना क्या है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ किसका चाहिए हमें, 26 और 91 का, 26 और 91 का। अब एचसीएफ आपको निकालना है, देखो आराम से। एचसीएफ अगर आपको निकालना है तो दोनों में जो है वही एचसीएफ है, तो दोनों में कौन है 13, दोनों में, इसमें भी है इसमें भी, देखो जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है वही क्या है एचसीएफ है। तो दोनों में 13 है तो ये 13 क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम निकालना है, किसका एलसीएम, 26 और 91 का एलसीएम हमें निकालना है। तो पहले देखो जो कॉमन नहीं है उसको लिखो, देखो 2 है इसमें नहीं तो लिखिए 2, 7 इसमें है उसमें नहीं फिर भी लिखिए, और 13 जो है दोनों में तो एक ही लिखिए। यानी एचसीएफ में केवल जो दोनों में होता है, जो कॉमन होता है उसी को लिखा जाता है। एलसीएम में जो कॉमन है उसको भी लिखा जाता है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखा जाता है। मेरी बातें समझ में आ रही है। एलसीएम में जो कॉमन है उसको लिख लिया, और जो कॉमन नहीं, 2 कॉमन है और 7 कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है तो इसको भी लिख लेंगे। अब इसका गुणा कराएंगे, तो गुणा कराएंगे तो देखिए क्या होगा, 13 सतह कितना होगा 91, 2 का गुणा कराएंगे 91 में कितना होगा
2 एकम 2, 2 9 18, 182। ये आपका हो गया एलसीएम। अब आपसे पूछ रहा है कि जांच करो, तो जांच करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? जांच कर रहे हैं। तो जांच क्या करना है? जांच ये करना है कि कह रहा है कि बताइए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, जांच दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है, एलसीएम गुणे एचसीएफ है। तो दो संख्याएं कौन है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है? एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्याएं कौन है? 26 और 91 है दोनों संख्याएं। तो यहां लिख लेंगे गुण, दो संख्याएं तो 2 लिख दिया, 26 लिख दिया और 91 लिख दिया। गुणनफल का मतलब दोनों का गुणा, गुणनफल का मतलब दोनों का गुणा। तो कह रहा है यह बराबर होता है एलसीएम। ये आपको जांच करना क्या बराबर होता है कि नहीं होता है। एचसीएफ कितना आपने निकाला है? 13। एचसीएफ के नीचे लिखिए 13। एलसीएम कितना निकाला है? 182। एलसीएम के नीचे लिखिए 182। अब देखिए 26 का 91 में गुणा कराना है। तो 26 का 91 में आपको क्या कराना है? गुणा कराना है 26 का 91 में। तो क्या होगा गुणा कराएंगे तो? छह कम 6 होगा, 6 9 54, 2 9 गुणा कराएंगे कितना आएगा? 6 6 1466। 1400 कितना आ जाएगा? 66। और इसका भी अगर गुणा कराएंगे 13 दूना कितना होगा? 26। कैरी कितना आएगा? 1। 13 बटे कितना होगा? 104। 104 और 2 जोड़े कितना होगा? 106। 10 13 और 10 कितना होगा? 13 बटे 104। 13 दूना 26, 2 होगा 13 बटे 104 और 2 106 10 13 10 23 ऐसे कुछ होगा। दो 2 9 18, 2 होगा 2 9 18, जोड़ेंगे 6 और 13 23 2366 आएगा। सॉरी कितना आएगा? 2366। तो 2366 आएगा। गुणा कराने पे कितना आएगा? 2366। इधर कितना आएगा? 2366 इधर भी आएगा। ये क्या होगा? सत्यता की जांच हो गई। यानी ये सही बात है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित अंकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल। वही वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। यहाँ पे क्या करना है? 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है और 992 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। और दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद इसकी क्या करनी है? जांच करनी है। तो सबसे पहले आपको करें वीडियो को पॉज करें और इसको खुद से कोशिश करें सॉल्व करने की। आशा है कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अब हम करते हैं 510 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है 510 का। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा कितना होगा? 4 होगा। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। फिर किससे करेंगे? 3 से। 3 8 जा कितना होगा? 24। 3 5 जा कितना होगा? 15। फिर किससे करने वाले हैं? 5 से। ये हो गया 510 का अभाज्य गुणनखंड। तो क्या लिखते हैं? 2 3 5 70। 92 का भी करेंगे। 92 का, तो 92 का अगर करेंगे तो 2 से होगा कितना होगा? 4 6। फिर 2 से होगा कितना होगा? 23। फिर 23 तो कितना आएगा इसका? 2 2 23। एचसीएफ निकालेंगे इसका, किसका? 510 और 92 का एचसीएफ। तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है? दोनों में केवल 2 एक ऐसा है जो कॉमन है। तो इसका एचसीएफ हो गया 2। अब आपको निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम कितना है? 510 का 92 का। तो देखिए जो कॉमन है उसको लिख लीजिए। 2 लिखा गया। अब कॉमन कौन नहीं है? 3 कॉमन नहीं है तो 3 भी लिखिए और 5 भी लिखिए और 17 भी लिखिए।
और कॉमन कौन नहीं है, 2 और 23 कॉमन नहीं है, 2 और 23 भी कॉमन नहीं है। अब इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है आपको। तो मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, 2 3 जा कितना होगा 6, 6 5 में कितना होगा 30। अब क्या अगर 17 है, 23 दूना कितना होगा 46, 30 है, 17 का गुणा कराएंगे 46 में, 17 छक्के कितना होगा 102, 10, 17 चौके कितना होगा 68, 68 और 10 कितना होगा 78, 17 छक्के 102 कैरी 10 आएगा, 17 का 4 में 68 होगा, 78 हो जाएगा। 30 का गुणा करा देते हैं इसमें, 0, 3 दूना 6, 3 8 24, 2 7 3 2 23, ये हो जाएगा आपका इसका एलसीएम। अब आपको क्या करना है, दो संख्याओं को गुणनफल की जांच करनी है, तो दोनों संख्याओं को गुणा करा देना, दो संख्या लेकर क्या करना है, गुणा करा देना है, दोनों संख्या यानी 510 और 92 का गुणा कर, साथ में क्या करेंगे एचसीएफ और एलसीएम का। ये सत्यता की जांच आप क्या कर लेंगे, स्वयं से कर लेंगे। पहुंचते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट संख्या है, इसको आप क्या करेंगे, डू योरसेल्फ, यानी आप इसे भी खुद से करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्नावली 1.1 का कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, 17 का, 23 का और 29 का अभाज्य गुणनखंड का, 17 का 17 होगा, 23 का 23 ही होगा। अभाज्य गुणनखंड तो यही है और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। तो एचसीएफ निकालना है इसका, एचसीएफ निकालना है 17, 23 और 29 का। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, अगर तीनों में कोई कॉमन नहीं तो 1 सब में होता है, 1 क्या होता है, सब में होता है। तीनों में अगर कॉमन कोई नहीं है, 17, 23 और 29 में कॉमन है, 1 सब में होता है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम की बात करें, एलसीएम 17, 23, 29, तो एलसीएम क्या कॉमन कोई नहीं है, तो 17 को भी लिखना है आपको, 23 को भी, 29 को भी। अब गुणा कराना है इसका, 29 होता है 87, कितना आएगा खैरी 8, 29 गुना कितना होगा 58, 58 और 8 कितना होगा, 58 8 होता है 66। 17 का गुणा कराएंगे, 17 7 कितना होता है 119, 11, 17 6 102, 102 और 11 कितना होगा 113, हासिल कितना आएगा 10, 113 11 आएगा, हासिल कितना आएगा 11, 17 6 कितना होगा 102, 102 और 11 कितना होगा 102, 11 कितना होगा 113, ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो आशा कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। पहुंचते हैं इस क्वेश्चन में 8 9 25, इसका आपको क्या करना है, अभाज्य गुणन, तो 2 2 2, 9 का करना है 3 × 3, 25 का करना है 5 × 5। एचसीएफ इसका निकालना है आपको, एचसीएफ 8 9 25 का। दोनों में कॉमन देखिए एक जैसा कौन है, दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में अगर देखेंगे तो कॉमन कोई भी नहीं है, तो कोई नहीं है तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम लिखना है, एलसीएम, एलसीएम क्या होगा इसका 8 9 25। तो पहले देखिए इसमें क्या है, 8 जो है 2 2 है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तीनों में नहीं है, तो 2 2 को लिख लिया सबको, 3 भी दोनों में नहीं है और 5 भी नहीं है, इसका करा देंगे गुणा, 8 होगा 9 होगा 25 होगा, 25 बटे होता है 200, 9 दूना कितना होगा 18, ये है आपका क्या है, एलसीएम है। अब आपको इसका चौथा प्रश्न है, प्रश्नावली 1.1 का चौथा प्रश्न है।
चौथा प्रश्न कह रहा है कि 306 657 इक्वल टू 9 दिया, तो कह रहा है एलसीएम ज्ञात करिए। देखिए दो संख्याएं दिया गया 306 और 657, दो संख्याएं दिया गया 306 और 657 बराबर कितना है 9, तो कह रहा है एलसीएम बता दो हमें। तो दो संख्याएं दिया 306 और 657 और 9 दिया है, तो कह रहा है एलसीएम बताइए। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्याएं कौन सी है, देखो इधर 306 और 657 है, तो 306 और 657 का गुणनफल एचसीएफ कितना है, एचसीएफ इसका कितना है 9 है, दोनों का एचसीएफ कितना है 9 है, कह रहा है एलसीएम बता दो हमें। क्या कर रहा है एलसीएम बता दो। देखो 9 इधर गुणा में, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 9 इधर गुणा में, अगर इधर गुणा में इधर जाएगा भाग हो जाएगा, अगर भाग में रहता इधर आता तो गुणा होता। तो 306, देखिए जब साइड चेंज करते हैं तो साइन बदल जाता है, जब साइड चेंज होता है तो क्या बदल जाता है साइन बदल। अगर जोड़ है तो गुणा हो, जोड़ है तो माइनस हो जाएगा, जोड़ है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 9 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 9 से डिवाइड होगा, 9 3 जा कितना होगा, 9 3 जा 27, कितना बचेगा 9 4 जा 36, 6 5 7 इक्वल टू कितना होगा एलसीएम। अब हमें क्या करना है, इसका गुणा कराना है, 34 का 657 में गुणा, तो 657 में किससे गुणा कराएंगे 34 से, तो क्या होगा 7 का 28 2, 5 के 20 2 22, 24 तो कितना होगा 26, 3 7 कितना होगा 21, 3 5 15 2 कितना आएगा 17, 3 6 18 1 19, जोड़ेंगे 8 3 13 10 2 12 1 1 2, ये आएगा आपका, इसका क्या आएगा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या निकल के आएगा 306 और 657 का एलसीएम जो होता है 22,338 होता है, यह इसका एलसीएम। पहुंचते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आपसे कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृति संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। तो देखिए 6 पे पावर n है, तो इसका जो फैक्टर होगा गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 पे पावर n होगा। अगर n प्राकृतिक संख्या है, n क्या है प्राकृतिक संख्या 1 2 3, तो अगर इसको 0 पे समाप्त होना है, यदि 6 पे पावर n 0 पर समाप्त होना है, तो इसके गुणनखंड में 5 का होना आवश्यक है, 5 का होना क्या है आवश्यक है। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, अतः 6 पे पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। 6 पे पावर n क्या होगा 0 पे समाप्त नहीं होगा। पहुंचते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा व्याख्या कीजिए कि ये जो है भाज्य संख्या है और ये भाज्य संख्या है। आपको जांच करनी है भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो कम से कम 3 संख्या से विभाजित हो। 3 से अधिक संख्या से डिवाइड हो सकता है, लेकिन कम से कम मिनिमम 3 संख्या से विभाजित होनी चाहिए, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है 4। आपसे पूछा जाए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन होती है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है 9। तो अभी इसमें क्या है आपकी भाज्य संख्या की बात करो तो 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस का 30। तो कह रहे बताइए भाज्य संख्या नहीं, इसमें से क्या कर लेंगे 13 कॉमन ले लेंगे। तो 13 कॉमन लेंगे कितना आएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस कितना होगा 1।
7 का 11 में गुणा कितना होगा 77 प्लस 1 जोड़ेंगे कितना होगा 78। अब देखने वाली बात है भाज्य है कि नहीं है। तो भाज्य के लिए क्या होना चाहिए, देखिए यह 1 से डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा और 78 से, और भी बहुत सारी संख्या है जिससे डिवाइड होगा। इसका मतलब हम इसे कहते हैं यह भाज्य संख्या है। ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि यह 3 से 3 या 3 से अधिक संख्या से विभाजित होगा, अधिक संख्या से विभाजित है, विभाजित होगा। ठीक उसी प्रकार इसको करना है कि बताइए यह क्या होगा, ये भी भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे। 7 6 4 3 2 1 प्लस 1। तो गुणा करा देते हैं इनका, 1 का 2 में गुणा, 2 2 3 6 6 चौके 24 और 7 छके 42 होगा और 6 चौके कितना होगा 24 प्लस 1। 24 दूना 48, 4 होगा, 24 चौके 96, 4 कितना होगा 100, जोड़ेंगे कितना होगा 109। ये भी क्या होगा देखिए 5 से भी डिवाइड है, 1 से भी डिवाइड है, 109 से भी, तो इससे भी लिख सकते हैं यह भी क्या है भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। आशा कर रहा हूं कि आपको लेक्चर समझ में आता है। देखिए अगर आपको सच में आप इन सारे क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखें, आप इन सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस करें बार बार। अगर आप इन प्रश्नों का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन कभी भी समझ में नहीं आने वाला। आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो आप लेक्चर को पहले पूरे ध्यान से देखें और लेक्चर देखने के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करें। कम से कम आप क्या करें, रफ में इसे देख के कम से कम अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो 2 बार 3 बार 4 बार लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ में आएगा। तो अगर अपनी जिंदगी को निखारना है, कुछ करना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो देखिए कहते हैं कि जो लिखता है मुकद्दर की इबारत, जो लिखता है मुकद्दर का इबारत तेरी सोच से ज्यादा बड़ा है। जो लिखता है मुकद्दर का इबारत तेरी सोच से ज्यादा बड़ा है। जिसको छोड़ दिया तुमने मिट्टी का ढेर समझ के, जिसको छोड़ दिया तुमने मिट्टी का ढेर समझ के, आज वो लड़का देखो तारों पर खड़ा है, आज वो लड़का देखो तारों पर खड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया नाम की लड़की है, उसे एक वृत्ताकार पथ है। एक कैसा पथ है, वृत्ताकार पथ है। एक वृत्ताकार पथ है तो सोनिया क्या करती है, इसे 18 मिनट में पूरा करती है। सोनिया कितने मिनट में पूरा करती है, 18 मिनट में पूरा करती है। कितने मिनट में पूरा करती है, 18 मिनट। तो सोनिया कहती है इसे ट्रैक को कितने मिनट में पूरा कर लेती है, 18 मिनट में। तो सोनिया इसे अगर 18 मिनट में पूरा करती है तो सोनिया मान लो यहाँ पे है। सोनिया कहाँ पे है, यहाँ पे। सोनिया अगर यहाँ पे है तो कितने मिनट में पूरा करती है, 18 मिनट में। 18 मिनट में सोनिया पूरा करती है एक चक्कर, 18 मिनट में। तो सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है, मतलब 18 मिनट के बाद पुनः से यहीं पे आ जाएगी। उसके बाद एक दूसरी लड़की, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो रवि नाम का एक लड़का है, अगर यहाँ से वो स्टार्ट करेगा तो वह 12 मिनट में, यानी इससे ज्यादा स्पीड है, वो 12 ही मिनट में यहाँ पे आ जाएगा। रवि नाम का लड़का 12। तो कह रहा है ये बताइए दोनों जब एक साथ स्टार्ट करेंगे तो कितने मिनट के बाद पुनः मिल जाएंगे। तो कितने मिनट के बाद दोनों मिल जाएंगे। तो 18 वाला तो 12 वाला तो पहले ही पहुंच जाएगा यहाँ पे, 18 वाला भी आएगा तब तक 12 वाला और आगे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब कितने राउंड के बाद, कितने मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 18 का और 12 का आपको क्या कर देना है, एलसीएम ले लेना है।
क्या कर लेना है एलसीएम। तो 2 से करेंगे कितना होगा 9, 6 होगा, फिर 2 से करेंगे कितना होगा 9, 3 होगा, फिर 3 से, फिर किससे करेंगे 3 से। तो 2 2 कितना होगा 4, 4 3 जा कितना होगा, एलसीएम अगर निकाला जाए तो कितना निकल के आएगा 2 2 3 3 कितना आएगा 36। यानी 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि एक दूसरे से मिलेंगे। कितने प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, तो 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। छत्तीस मिनट के बाद सोनिया और रवि क्या मिलेंगे, अपने स्थान पर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, जिसमें हम लोग अपरिमेय संख्या के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और अपरिमेय संख्या बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हर बार पेपर में पूछता है, इस बार भी पेपर पूछेगा और नेक्स्ट बार भी पूछता रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।